हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान पर, यानी कि जीके जीएस की जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उनके तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है। और हम लोग भारतीय संविधान में बात किया जा रहा है। भारतीय संविधान पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आज हम लोगों को बात करना है संसद के बारे में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग, संघ और राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कंप्लीट है। और ये आप लोगों को देखेंगे कि जितनी भी तथ्यात्मक चीज़ें पूछी जाती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं कि संसद का गठन किस प्रकार से होता है, संसद की कार्यावधि किस प्रकार से होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। यहाँ पर आप लोग इस तरह देखिएगा कि जो चीज़ें अनुच्छेदों में दी गई हैं बस उसको हम लोग याद रखें और क्राइटेरिया याद रखें, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों को एक सूचना देना है कि 15 सितंबर 2025 से यूपीएससी के लिए एक स्पेशल बैच, अनुसंधान बैच को प्रारंभ किया जा रहा है। और चैनल से जुड़ते रहें और अपने जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको भी वो आप लोग बताइए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, उस पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोग बताइए और जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग चैनल से जुड़ते रहें और अपने सुझाव देते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं संसद पर। ठीक है, संसद क्या है? भारत का जो विधायी संस्था है, यहीं से सारे नियम कानून बनकर आते हैं। ठीक है, जितने भी संशोधन होते हैं वो संसद से होते हैं, जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं वो संसद से बनाए जाते हैं। ठीक है, और संसद की जो संशोधन की शक्ति है, संसद के संशोधन की शक्ति जो है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संसद के संशोधन की जो शक्ति है वो आप देखेंगे कि असीमित शक्ति है ये। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि असीमित है, लेकिन यहाँ पर असीमित शक्ति तो है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मोटी मोटा बात ये है कि जो चीज़ें हैं कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, जो संसद है, तो उसमें क्या कहा गया कि जो भारतीय संसद है वहाँ पर ये कहा गया था कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और यह असीमित शक्ति है। और किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था? ये 24वां संविधान संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया है कि संसद के पास असीमित शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, लेकिन जो मूल ढांचे का संशोधन है ये 1973 में आया, केशवानंद भारती बनाम। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल केस में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद के पास असीमित शक्ति है संशोधन की। भारतीय संविधान में संसद के पास असीमित शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो संसद के पास असीमित शक्ति है संशोधन की, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और संसद का जो गठन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि संसद का गठन, ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पर राज्यसभा। पहले हम राज्यसभा बात करते हैं। ठीक है, राज्यसभा फिर लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा, और इसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, इन 3 लोगों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति यहाँ पर संसद का तो अंग है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, लेकिन वहाँ पर संसद के जो सदन होते हैं वो 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ पर सदन में नहीं आता। ठीक है, तो राज्यसभा क्या बोला जाता है? अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस, ध्यान दीजिएगा, अपर हाउस बोला जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अपर हाउस क्या होता है, और लोकसभा को लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर राज्यसभा को द्वितीय सदन बोला जाता है। ठीक है, द्वितीय सदन। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए लोकसभा को प्रथम सदन बोला जाता है, प्रथम सदन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये सारे नाम जो हैं वो आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो संसद का ये संगठन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो राज्यसभा की सदस्य बनने की आयु है, जो क्या है, कितनी है आयु?
30 वर्ष है, 30 वर्ष का व्यक्ति यहाँ पर नामित हो सकता है। और लोकसभा के लिए वही आयु जो है वो 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान दीजिए और यहाँ से इससे प्रश्न बनते हैं और वही बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। और योग्यता क्या होगी कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष पूरा कर लिया हो, भारत का नागरिक हो, यह सारी चीज़ें। फिर उसके बाद लोकसभा के लिए 25 वर्ष हो गया, फिर उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। अन्य क्राइटेरिया जो है वो सारी बातें आप लोग याद रखिएगा कि क्या होगा, भारत का नागरिक दोनों होना चाहिए। हर एक चीज़ में भारत का नागरिक शब्द आएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए कि जो संसद है, संसद का गठन मैंने बता दिया। अनुच्छेद 79 के तहत जो संसद का गठन किस प्रकार से होता है। फिर राज्यसभा की संरचना जो है, राज्यसभा में आप देखेंगे कि जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक, जो चुनाव है वहाँ पर देखेंगे कि राज्यसभा का कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनकी चुनाव होता है, इनका चुनाव होता है। और फिर वहीं पर देखेंगे कि राज्यसभा में कुल मिला के कितने सदस्य हो सकते हैं, 230 सदस्य लगभग में हो सकते हैं। ठीक है, 230 और प्लस 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। ठीक है, 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्राइटेरिया इससे ज़्यादा भी है, मान लीजिए कि 250 के लगभग में लोग सदस्य होते हैं, लेकिन एक होता है कि 230 सदस्य होंगे या 233 होंगे, 235 होंगे, इस तरह से सदस्यों की संख्या होती है। और 12 सदस्य जो होंगे मनोनीत होंगे। ठीक है, किसके द्वारा मनोनीत होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ये सदस्य जो है मनोनीत किए जाएंगे। और कैसे होंगे, विज्ञान से होगा। कौन कौन से सदस्य होंगे, विज्ञान, साहित्य, कला और चौथी चीज़ जो है समाज सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समाज सेवा, ये 4 चीज़ों के आधार पर राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और क्या होगा, राज्यसभा में अपर और द्वितीय सदन कहा जाता है। आयु जो होगी 30 वर्ष होगी। ठीक है, नियुक्ति की जो राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु जो होता है 30 वर्ष होगा और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि लोकसभा में भी वही बात है कि लोकसभा में चुनाव होते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यसभा में जो सबसे ज़्यादा सीट पाई जाती है, ठीक है, किस राज्य की है सबसे ज़्यादा सीट जो है, किस राज्य की है, यूपी की है। और कितने सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करें इसमें भी सबसे ज़्यादा सीट किसकी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट जो है ये भी आप देखेंगे कि यूपी की है। कितने सदस्य हैं, 80 सदस्य हैं। ठीक है, तो 80 सदस्य हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट जहाँ पर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर न्यूनतम सीट के बारे में बात किया जाएगा तो बहुत राज्य आते हैं, किसी में 1 सीट है, किसी में 2 सीट है, तो कई राज्यों में 1 सीट है, कई राज्यों में 2 सीट है। तो इस तरह से है, तो जो सबसे ज़्यादा है वही पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न दे देगा कि किस राज्य में सबसे कम सीट है, राज्यों का क्रम देकर। ठीक है, तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम सिर्फ आपको बता दिए कि सबसे ज़्यादा सीट जो है कहाँ पर है, यूपी में सबसे ज़्यादा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा की संरचना जो है उसी आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि यहाँ पर चुने जाते हैं और बाकी चीज़ें वही सब रहेंगी। जो महत्वपूर्ण बात है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, बाकी चीज़ें निरर्थक है, उनकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें। फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 82 में क्या दिया गया है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक है, पुनः समायोजन की बात इस तरह से किया जाता है कि जो समीक्षा की जाएगी जनसंख्या की, उसके आधार पर वहाँ पर सीटों का पर बनाया जाएगा, सीटों को आरक्षित किया जाएगा। तो इसीलिए जनगणना की जाती है। और जो आधार बनाया गया है कि 2026 का जो अभी जनगणना होने वाली है, हो रही है, 2026 के जो आंकड़े आ जाएंगे इसके आधार पर देखेंगे कि राज्यसभा लोकसभा के सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसके पहले का आधार बनाया गया था 1971 का आधार। ठीक है, 1971 के जनगणना का आधार बनाया गया। उसके बाद एक आधार बनाया गया था 2001 के जनगणना का आधार बनाया गया था। और यहाँ पर एक बात ये भी कहा गया था कि जो ये चीज़ें लागू होंगी तो वहाँ की जनसंख्या किसी राज्य की कितनी होनी चाहिए, 60 लाख। 60 लाख से अधिक होनी चाहिए जनसंख्या, तब ये सारी बातें वहाँ पर लागू होंगी। तो ये इस तरह से ध्यान दीजिएगा। फिर इसको देखिए कि संसद के सदनों की अवधि। ठीक है, संसद के सदनों की अवधि किस प्रकार से होती है कि संसद के, मान लीजिए कि प्रथम सदन है, प्रथम जो बैठक है, प्रथम बैठक और जो अंतिम बैठक होगी। ठीक है, प्रथम बैठक जो अंतिम बैठक है, ठीक है, अंतिम बैठक,
प्रथम बैठक और अंतिम बैठक में वहाँ पर जो सूचना दी जाएगी उसमें 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अवधि है वो कितना होगी, 6 माह होगी। पहली बैठक से मान लीजिए कि इस तरह से कि एक बैठक चल रही है, तो जो अंतिम बैठक होगी वहाँ पर जो अंतिम चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ से लेकर और प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। और ये कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के जिम्मे है। ठीक है, संसद के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के जिम्मे हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अनुच्छेद 84 क्या कहता है, अनुच्छेद 84 क्या कहता है, संसद की सदस्य के लिए अर्हता। ठीक है, तो वही बात है कि राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो किस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, ये सारी बातें। फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, यहाँ पर यह चीज़ समझने वाली बात है कि जो सत्र है ये भी राष्ट्रपति बुलाता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है, विघटन भी वो भी राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ठीक है, और इसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता। एक प्रश्न बनता है विधान परिषद और राज्यसभा को लेकर कि कौन सी ऐसी समिति या संसद का जो सदन है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसको समाप्त नहीं किया, जिसको विघटित नहीं किया जाता लेकिन परंतु समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रश्न बनता है कि अगर कोई कौन सा ऐसा सदन है, ठीक है, कौन सा ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है और इसको हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि राज्यसभा का ना विघटन किया जा सकता है और ना ही इसको समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो कौन है, विधान परिषद। ठीक है, राज्यों का जो विधान परिषद है उसको विघटन नहीं होता लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, ये प्रावधान है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जब हम लोग विधान परिषद पढ़ा जाएगा तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पर बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। अगर आप लोग नहीं जाने रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो 100% गलत होगा क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का विघटन और समाप्त दोनों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परंतु जो बात है लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर मंत्रिमंडल को विफल हो जाए, यानी कि प्रधानमंत्री पद से हट जाए, उसको हटा दिया जाए किसी कारणवश, तो वहाँ पर क्या होगा, लोकसभा का विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोकसभा का विघटन है, मान लीजिए कि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा में, उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा तो जो मंत्रिपरिषद है उसका विघटन हो जाएगा, और जहाँ विघटन मंत्रिपरिषद का हुआ वहाँ पर लोकसभा का भी विघटन हो जाएगा। और यहाँ पर जो आगामी लोकसभा होगा उसके अंतर में 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 6 माह से ज़्यादा, ठीक है, 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। परंतु अगर आपातकाल लग गया, ठीक है, आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या हुआ कि लोकसभा का विघटन तो नहीं किया जा सकता है लेकिन विधि बनाकर वहाँ पर लोकसभा के कार्यों का आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विधि बनाकर लोकसभा के कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। और कितने वर्षों तक बढ़ेगा, कार्यों को बढ़ाया जा सकता है और कितने वर्षों तक बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ 1 वर्ष। ठीक है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का विघटन नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून बनाने की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लोकसभा का विघटन नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान, लेकिन विधि बनाकर लोकसभा के कार्यों को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें हम लोग संसद से समझते रहिए क्योंकि इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बात किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए कि
अनुच्छेद 86 क्या कहता है, सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में समझिए कि संसद के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति वहाँ पर सूचित करेगा। वहाँ पर राष्ट्रपति जो है भाषण देगा। प्रथम अधिवेशन जब संसद का प्रथम सत्र चलेगा तो वहाँ पर उसको अभिभाषण भी देगा, वहाँ पर संबोधित करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो इतने भी संसद में कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के आधार पर, सुझाव पर वहाँ पर सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 87 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। वही बात है कि जो सदन है, ठीक है, तो सदन का जो प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक के शुरुआत में वो अभिभाषण देगा। फिर उसके बाद जब खत्म होगा तो वहाँ पर उस पर को भी संबोधित करेगा। ठीक है, तो वो किसका कार्य है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जी जो है संसद के सत्रों को बुलाता है, संसद के संयुक्त सत्रों को आहूत करता है, संसद के जितने भी कार्य होंगे उसके शुरुआत करने के लिए वहाँ पर सूचना देता है। ये सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार में आते हैं। फिर इसको देखिए अनुच्छेद 88 क्या है, संसद के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल कौन सा है, 76 है। ठीक है, अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी का। तो अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया, वहाँ पर हमने बताया होगा आप लोगों को कि जो महान्यायवादी है, ठीक है, महान्यायवादी जो है ये क्या है, संसद के दोनों सदनों का सदस्य तो है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का सदस्य है। ठीक है, दोनों सदनों का सदस्य है। ठीक है, और ये क्या करता है कि संसद के किसी भी सत्र में वहाँ पर उपस्थित होता है, किसी भी सत्र में उपस्थित रहेगा। ठीक है, किसी भी सत्र में उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपस्थित रहेगा। ठीक है, उपस्थित रहेगा। ठीक है, संसद के किसी भी सत्र में उपस्थित रहेगा, बैठकों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों का सदस्य होता है। दोनों सदनों का यानी कि सदनों का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य माना जाता है, दोनों सदनों का नहीं। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का सदस्य होगा, सदनों का सदस्य होगा, लेकिन वहाँ पर मत नहीं दे सकता। ठीक है, मत नहीं देगा। ठीक है, मत नहीं देगा। संसद के किसी भी सदन में वो भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है। सदस्य को यहाँ पर एक बार निगलेक्ट करिएगा, सदस्य का हमने आप लोगों को इसलिए बता दिया सदस्य के बारे में कि वहाँ पर वो सदस्यता ग्रहण तो नहीं करता है, लेकिन किसी भी सदन में वो सदस्यों के लिए बैठ सकता है सदस्य के रूप में। इस प्रकार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि दोनों सदनों का वहाँ पर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ये, लेकिन दोनों सदनों के सदस्य के रूप में वहाँ पर भाग लेता है। ठीक है, और किसी भी सदन के सत्र में वहाँ पर भाग लेगा, किसी भी सदन के बैठकों में भाग लेगा। ठीक है, तो ये बात होता है, लेकिन वहाँ पर इसको मत देने का अधिकार नहीं है, किसी भी चीज़ पर ये मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। और मंत्रियों की बात किया जाए तो मंत्री जो है वहाँ पर जो नियुक्ति होगी, निर्वाचित होगी, वो क्या करते हैं, वो सदनों में भाग लेते हैं। जो लोकसभा के अलग होते हैं, राज्यसभा के अलग होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुनकर वहाँ पर राज्यसभा के सदस्य भी बनाए जाते हैं। और प्रतिवर्ष 2/3 सदस्य जो है राज्यसभा से वहाँ पर रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों का कार्यकाल आप देखेंगे कि मान लीजिए कि लोकसभा का तो कितने साल होता है, 5 साल होता है। लोकसभा का जब गठन होगा उस अवधि से लेकर 5 साल तक लोकसभा की संरचना वहाँ पर रहेगा। और राज्यसभा का विघटन तो नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है 2/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 5 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट से ही होती है। ये सारी बातें आप लोग याद रखिए और यहाँ पर रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, लिखना के लिए कोशिश कीजिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 15 सितंबर 2025 से वहाँ पर यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है यानी कि निःशुल्क सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी कि आप लोग यहाँ पर जुड़ते रहें और वहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से लेकर चलिए। तो यहाँ पर एक कोर्स की तरफ पढ़ाया जाएगा कि जो यूपीएसआई में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर चलिए आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।